क्यूरियस रूम में आपका स्वागत है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक ही अर्थव्यवस्था से व्यवस्थित तरीके से 45 ट्रिलियन डॉलर निकाल लिए गए, तो आप शायद किसी बड़ी फिल्मी डकैती की कल्पना करेंगे। तोपें, युद्ध, सेनाओं का टकराव। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मानव इतिहास में धन का सबसे बड़ा हस्तांतरण बारूद से नहीं, बल्कि कागज, टैक्स और एक अकाउंटेंट की कलम से किया गया था। स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक और आर्थिक पहलू को समझेंगे जिसे कई लोग घोस्ट लेजर के नाम से समझाते हैं, जो लगभग 1800 से 1945 तक फैला हुआ है। हालांकि इस विषय पर इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों के बीच आज भी बहस जारी है। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस आधिकारिक कहानी को देखना होगा जो उस समय दुनिया को दिखाई गई। कहा गया कि ब्रिटेन और भारत के बीच एक सामान्य व्यापारिक साझेदारी थी। भारत कच्चा माल देता था, कपास, चाय, अनाज, और ब्रिटेन तैयार माल बनाकर वापस देता था। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सबको फायदा होता है। सुनने में बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जब असली बही खातों और आंकड़ों को देखा गया तो ये तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। भारत सालों तक भारी मात्रा में निर्यात करता रहा, लाखों टन सामान लगातार, लेकिन बदले में जो पूंजी और सोना आना चाहिए था वो उम्मीद से काफी कम था। कुछ अर्थशास्त्री इसे धन के बहिर्वाह यानी ड्रेन के रूप में समझाते हैं। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण सोचिए। जैसे आप एक सफल बेकरी चलाते हैं, हर दिन सारा सामान बिक जाता है, लेकिन महीने के अंत में आपका कैश बॉक्स लगभग खाली मिलता है। तो सवाल उठता है, पैसा गया कहाँ? कुछ शोध बताते हैं कि इसका जवाब एक सिस्टम में छुपा था जिसे लंदन इंटरसेप्ट या काउंसिल बिल सिस्टम कहा जाता है। इसमें विदेशी व्यापारी भारत से सीधे सामान नहीं खरीदते थे। उन्हें पहले अपना सोना लंदन में जमा करना पड़ता था और बदले में एक कागजी बिल मिलता था। फिर वही कागज भारत लाया जाता और स्थानीय स्तर पर रुपए में बदला जाता। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, वे रुपए नई विदेशी पूंजी नहीं थी, बल्कि अक्सर स्थानीय टैक्स से जुटाए गए धन का हिस्सा थे। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कोई पूंजी वापस नहीं आई, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि इस प्रणाली से भारत में पूंजी निर्माण सीमित रहा। इसी दौरान ब्रिटेन को कच्चे माल की लगातार आपूर्ति मिलती रही और उनके उद्योग तेजी से बढ़ते गए। कुछ विद्वानों के अनुसार यही पूंजी और संसाधन औद्योगिक क्रांति को तेज करने में सहायक बने। हालांकि ये भी सच है कि औद्योगिक क्रांति के पीछे कई अन्य कारण भी थे, जैसे तकनीक, संसाधन और संस्थागत बदलाव। दूसरी ओर, भारत को उद्योगों को बढ़ने के लिए पर्याप्त पूंजी और समर्थन नहीं मिल पाया। धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था एक बड़े हिस्से में कृषि आधारित ढांचे की ओर मुड़ गई। और फिर आता है सबसे कठिन हिस्सा। इतिहास में ऐसे समय भी आए जब सूखा और अकाल पड़ा और इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों से अनाज का निर्यात जारी रहा। इस विषय पर भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इसे नीतिगत विफलता मानते हैं तो कुछ इसे एक कठोर आर्थिक प्रणाली का परिणाम बताते हैं। लेकिन प्रभाव स्पष्ट था। मानव पीड़ा बहुत बड़ी थी। जब इस पूरे कालखंड का आर्थिक विश्लेषण किया गया तो कुछ आधुनिक अध्ययनों ने अनुमान लगाया कि भारत से निकाले गए धन की कुल कीमत आज के हिसाब से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। हालांकि ये आंकड़ा भी पूरी तरह सर्वसम्मत नहीं है और इस पर लगातार बहस होती रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ये इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। आज भी डेटा और डिजिटल संसाधनों के रूप में नई तरह की वैल्यू पैदा होती है, जो एक जगह से निकलकर दूसरी जगह केंद्रित हो जाती है। सिस्टम बदल गया है, लेकिन सवाल वही है, वैल्यू किसके पास रह जाती है? दुनिया का इतिहास हमें अक्सर युद्धों में दिखता है, लेकिन असली दुनिया अक्सर चुपचाप कागजों और आज कीबोर्ड पर लिखी जाती है। अगर आपको ऐसे ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले कंटेंट पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करें और जिज्ञासु बने रहें।